नमस्कार, इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और काफी लंबे कालखंड में उतर रहे हैं, वैदिक युग, जो मतलब मोटे तौर पर 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। हाँ बिल्कुल, लगभग 1000 साल। और इस दौरान बहुत कुछ बदला। सही कहा। और इन बदलावों को समझने के लिए हमारे पास एक दस्तावेज के कुछ अंश हैं। इसका शीर्षक है वैदिक युग, समाज, राजनीति और धर्म। तो हमारा मकसद यही है कि इस दस्तावेज के जरिए उस युग के समाज, राजनीति और धर्म, उनकी मुख्य बातें और उनमें जो बदलाव आए उन्हें समझें। हाँ, और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका शायद ये है कि हम इसे 2 हिस्सों में देखें। 2 हिस्से? हाँ, पहला ऋग्वैदिक काल, वो शुरुआती दौर, मतलब लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व, जिसका आधार क्या है? ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद। और दूसरा उत्तर वैदिक काल, यानी लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व। और इसकी जानकारी हमें मिलती है बाकी के वेदों से। साम, यजुर, अथर्व, और फिर ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, इन सब से। अच्छा, तो चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं ऋग्वैदिक काल से। बिल्कुल। ये वो शुरुआती दौर था जब लोग कबीलों में रहते थे, जन कहते थे शायद। हाँ, जन। और उनकी जिंदगी जो थी वो काफी हद तक पशुपालन पर टिकी थी। पशुपालन पर। हाँ बिल्कुल, एक तरह से कहें तो ये पशुचारण वाला समाज था। हाँ। और अगर हम उनके सामाजिक जीवन को देखें, हाँ। तो परिवार का मुखिया तो पुरुष ही होता था, मतलब पिता, पितृसत्ता जिसे कहते हैं। हाँ, वो तो ठीक है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसके बावजूद महिलाओं का दर्जा काफी ऊंचा था। अच्छा, पितृसत्ता और फिर भी महिलाओं का स्थान ऊंचा, ये कैसे दिखता था उस समय? देखिए, कई तरह से। उन्हें यज्ञों में भाग लेने की अनुमति थी। यज्ञों में? हाँ। वो सभा समिति जैसी जो बैठकें होती थी, उनमें भी शामिल हो सकती थी। अच्छा। इतना ही नहीं, उन्हें अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार था। स्वयंवर जिसे हम कहते हैं। स्वयंवर, हाँ। और शिक्षा का भी अधिकार था। ऋग्वेद में ही देखिए, लोपामुद्रा, घोषा, ऐसी महिलाओं का जिक्र है जिन्होंने खुद ऋचाओं की रचना की। अरे वाह, ये तो मतलब आज के समाज के लिए भी सोचने वाली बात है। और विवाह वगैरह वो कैसे होते थे? आमतौर पर तो एक ही पत्नी रखने का रिवाज था, एक पत्नी प्रथा। ठीक है। हाँ, हालांकि जो कबीलों के सरदार या मुखिया होते थे, उनमें कभी-कभी एक से ज्यादा पत्नियां रखने का चलन भी मिलता है। लेकिन एक जरूरी बात, इस जमाने में बाल विवाह नहीं होते थे। बाल विवाह नहीं थे, ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, और वो जो वर्ण व्यवस्था की बात आती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, क्या वो तब भी वैसी ही थी जैसे हम आज समझते हैं, कठोर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा फर्क है, समझना जरूरी है। ऋग्वेद में इन चारों वर्णों का जिक्र जरूर मिलता है। हाँ। लेकिन ये व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, मतलब पेशे पर, जन्म पर नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये कठोर नहीं थी, इसमें लचीलापन था। लचीलापन मतलब कोई अपना पेशा बदलकर वर्ण बदल सकता था, ऐसा? हाँ बिल्कुल, सामाजिक गतिशीलता थी। ऋग्वेद में ऐसे उदाहरण भी हैं जहां एक ही परिवार के लोग अलग-अलग काम करते थे और खुद को अलग-अलग वर्ण का बताते थे। अच्छा। ये बात की जो कठोर जाति व्यवस्था बनी, उससे बहुत अलग था। समझ गए। खान पान कैसा था? पशुपालन मुख्य था, तो दूध, घी तो होता ही होगा। हाँ बिल्कुल, दूध और उससे बनी चीजें तो अहम थी ही। जौ उनका मुख्य अनाज था, गेहूं का भी जिक्र है। और क्योंकि ये समाज पूरी तरह शाकाहारी नहीं था, तो मांस भी खाया जाता था। अच्छा। और एक खास तरह का पेय, सोम, उसका भी उल्लेख है। शायद वो धार्मिक अनुष्ठानों में इस्तेमाल होता था। सोम, ठीक है। तो समाज तो काफी अलग था, महिलाओं का स्थान ऊंचा, वर्ण व्यवस्था लचीली, सुनने में काफी अलग लगता है आज से। लेकिन इनका धर्म कैसा था? मानते क्या थे ये लोग? पूजा पाठ कैसे करते थे? हाँ, उनका धार्मिक जीवन भी देखा जाए तो उनके सामाजिक जीवन जैसा ही था, सरल, प्रकृति से जुड़ा हुआ। प्रकृति से जुड़ा हुआ। हाँ, वो मुख्यतः प्रकृति की शक्तियों की पूजा करते थे, जैसे इंद्र, बारिश और युद्ध के देवता बहुत महत्वपूर्ण थे। इंद्र, हाँ सुना है। फिर अग्नि यानी आग, जिनका यज्ञों में बड़ा महत्व था। वरुण, जो नैतिक और ब्रह्मांडीय व्यवस्था, जिसे ऋत कहते थे, उसके देवता माने जाते थे। और सूर्य यानी सूरज। तो इसका मतलब मंदिर, मूर्तियां, ये सब नहीं था? नहीं, ऋग्वैदिक काल में न तो मूर्ति पूजा का कोई प्रमाण मिलता है, न ही मंदिरों का। अच्छा। पूजा का तरीका सरल था, मुख्यतः स्तुति पाठ करते थे, यज्ञ होते थे। लेकिन वो यज्ञ भी बाद के दौर जैसे बहुत जटिल और खर्चीले नहीं थे। सरल पूजा, ठीक है। और राजनीति, वो जो जन यानी कबीले थे, उनको शासन कैसे चलता था? आपने कहा मुखिया को राजन कहते थे। क्या वो राजा जैसा था? राजन? हाँ,
मतलब उस समय के हिसाब से कबीले का मुखिया या नीता समझिए। मुखिया। हाँ, उसका मुख्य काम था कबीले की रक्षा करना, खासकर पशुओं की चोरी या हमलों से बचाना, और युद्ध में कबीले का नेतृत्व करना। लेकिन वो आज के राजाओं जैसा निरंकुश शासक नहीं था। निरंकुश क्यों नहीं था? मतलब उस पर कोई रोक टोक की? हाँ, बिल्कुल थी। कबीले की सभाएं थीं। वो राजन की शक्ति पर नियंत्रण रखती थी। सभाएं? हाँ, इनमें सबसे अहम थी सभा और समिति। सभा और समिति। हाँ, सभा शायद कबीले के जो खास लोग होते थे, बड़े बूढ़े, उनकी परिषद होती थी। और समिति एक तरह की आम सभा थी, जिसमें कबीले के ज्यादातर सदस्य हिस्सा लेते थे। अच्छा। एक और संस्था विधत का भी जिक्र आता है। वो शायद सैनिक और धार्मिक मामलों से जुड़ी थी। तो इन सभाओं की राय का बड़ा वजन होता था। राजन को इनकी सुननी पड़ती थी। मतलब राजा को कबीले की सुननी पड़ती थी। हाँ, ठीक है। और सेना, टैक्स वगैरह वो कैसे चलता था? देखिए, सेना कोई स्थायी या पेशेवर नहीं होती थी उस समय। जब युद्ध होता था तो कबीले के लोग ही लड़ते थे। अच्छा। हथियार भी सीधे साधे थे, धनुष बाण, भाले, कुल्हाड़ी। और टैक्स? कोई नियमित टैक्स सिस्टम नहीं था। लोग अपनी मर्जी से राजन को जो उपहार या भेंट देते थे, उसे बलि कहा जाता था। बलि? हाँ, ये स्वेच्छा से दिया जाता था, अनिवार्य नहीं था। तो कुल मिलाकर ऋग्वैदिक काल एक ऐसा दौर था, कबीलाई जीवन, समाज में लचीलापन, महिलाओं का सम्मान, धर्म सरल, प्रकृति से जुड़ा, और राजन भी कबीले की सभाओं के प्रति जवाबदेह। बिल्कुल, एक तरह से ऐसा समझ सकते हैं। अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है उत्तर वैदिक काल की ओर, यानी लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, करीब 500 साल गुजर चुके थे। हाँ, क्या कुछ बदला? बहुत कुछ बदला होगा। बहुत कुछ बदला। बिल्कुल, ये वो दौर था जब बाकी के 3 वेद रचे गए, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हाँ, आपने बताया था। और साथ ही ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, ये सब भी सामने आए। और इन ग्रंथों से हमें बदलाव की पूरी तस्वीर मिलती है। तो सबसे पहले समाज में क्या बदलाव आए? क्या परिवार और महिलाओं की स्थिति वैसी ही रही जैसी ऋग्वैदिक काल में थी? नहीं, यहीं पर एक बड़ा और शायद दुखद बदलाव आया। दुखद? हाँ, पितृसत्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो गई, संयुक्त परिवार आम हो गए। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव महिलाओं की स्थिति में भारी गिरावट थी। गिरावट कैसे? ऋग्वैदिक काल में तो स्थिति काफी अच्छी थी। बिल्कुल अच्छी थी, लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को धीरे धीरे संपत्ति के अधिकार से वंचित किया जाने लगा। ओ। शिक्षा तक उनकी पहुंच कम हो गई, उन्हें यज्ञों में भाग लेने से रोका जाने लगा। सभा समिति जैसी जो राजनीतिक संस्थाएं थी, उनसे भी बाहर रखा जाने लगा। तो मतलब वो सारे अधिकार खत्म हो गए? काफी हद तक। ये ऋग्वैदिक काल की स्थिति से एकदम उल्टा था। ये तो वाकई बड़ी गिरावट है। और वर्ण व्यवस्था, उसका क्या हुआ? वो लचीलापन बना रहा? नहीं, वो लचीलापन भी खत्म हो गया। वो भी गया? हाँ, अब वर्ण व्यवस्था कर्म के बजाय जन्म पर आधारित हो गई। ये बहुत कठोर हो गई और धीरे धीरे इसने जाति व्यवस्था का रूप ले लिया। जाति व्यवस्था का? हाँ, ब्राह्मणों का महत्व समाज में बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि कर्मकांड और यज्ञ बहुत जटिल हो गए थे और उन्हें कराने के लिए ब्राह्मण पुरोहितों की जरूरत पड़ती थी। क्षत्रियों का भी दबदबा बढ़ा। वैश्य मुख्य रूप से खेती और व्यापार से जुड़े रहे और शूद्रों का काम बाकी 3 वर्णों की सेवा करना माना जाने लगा और उनकी स्थिति समाज में सबसे नीचे हो गई। मतलब समाज ज्यादा बढ़ गया, ऊंच नीच की भावना मजबूत हो गई। ये तो सामाजिक बदलाव हुए। आर्थिक जीवन में क्या फर्क आया? पहले पशुपालन मुख्य था। हाँ, आर्थिक जीवन में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव आया। कृषि का महत्व पशुपालन से कहीं ज्यादा हो गया। कृषि का महत्व बढ़ा? क्यों? इसका एक बड़ा कारण था लोहे का इस्तेमाल। लोहा? अच्छा, आयरन एज। हाँ, लोहे के औजारों, खासकर हल, इनसे गंगा के मैदानों के घने जंगलों को साफ करना आसान हुआ और गहरी जुताई करना भी संभव हुआ। इससे खेती का उत्पादन बहुत बढ़ा। अच्छा, तो लोहे का प्रयोग इसी दौर में शुरू हुआ और खेती मुख्य आधार बन गई। व्यापार वगैरह भी होता था? हाँ, बिल्कुल। खेती के विकास के साथ साथ व्यापार और शिल्प भी बढ़े। हमें इस काल में निष्क और शतमान जैसे शब्दों का उल्लेख मिलता है। निष्क और शतमान, ये क्या थे? शायद ये सोने या चांदी के टुकड़े होते थे जो लेन देन में मुद्रा की तरह इस्तेमाल होते थे। पूरी तरह सिक्कों का चलन तो बाद में शुरू हुआ, लेकिन कह सकते हैं ये उसकी शुरुआत थी। तो अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, कृषि और व्यापार दोनों बढ़े। अब आते हैं धर्म पर। ऋग्वैदिक काल का वो सरल, प्रकृति वाला धर्म, क्या वो वैसा ही रहा? नहीं,
धर्म में भी जबरदस्त बदलाव आया। जबरदस्त। हाँ, अब प्रकृति देवताओं की वो सीधी सरल पूजा की जगह बहुत जटिल, बहुत खर्चीले यज्ञों और कर्मकांडों ने ले ली। यज्ञों का महत्व इतना बढ़ गया कि इन्हें कराना राजाओं और धनी लोगों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया। अच्छा, मतलब यज्ञ बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स हो गए। बिल्कुल। और देवता, क्या इंद्र और अग्नि अब भी सबसे महत्वपूर्ण थे? उनका महत्व कम हो गया। अब नए देवता प्रमुख हो गए, जैसे प्रजापति, जिन्हें सृष्टि का रचयिता माना गया। प्रजापति। हाँ, विष्णु जो पालक देवता बने, और रुद्र जिनका रूप बाद में शिव के रूप में विकसित हुआ, वो संहारक माने गए। तो देवताओं का स्वरूप भी बदला। हाँ, और पूजा का तरीका भी। लेकिन इसी समय उपनिषदों की भी रचना हुई, आपने बताया था। उनमें तो यज्ञों की जगह ज्ञान पर जोर है। ये कैसे? बिल्कुल, ये एक और दिलचस्प बात है, और शायद विरोधाभास भी लगे। हाँ, कि जहां एक तरफ कर्मकांड बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उपनिषदों में एक बिल्कुल अलग चिंतन उभर रहा था। इसमें आत्मा, ब्रह्म यानी परम सत्य, कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म और मोक्ष यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, ऐसे गहरे दार्शनिक सवालों पर विचार किया गया। आत्मा, ब्रह्म, कर्म, मोक्ष। हाँ, उपनिषदों ने यज्ञों और बाहरी कर्मकांडों के बजाय आत्मज्ञान पर जोर दिया। ये भारतीय दर्शन की नींव थी एक तरह से। वाह, मतलब एक ही समय में कर्मकांड भी अपने चरम पर थे और दर्शन भी गहरा हो रहा था। कमाल का दौर था। अब आखिर में राजनीति, वो कबीलाई जन और सभा समिति वाले राजन का क्या हुआ? वो व्यवस्था भी बदल गई। अब देखिए, लोहे के हथियार आ गए थे, खेती से आमदनी बढ़ गई थी, तो राजा ज्यादा शक्तिशाली हो गए। अच्छा। छोटे छोटे कबीलाई जन आपस में मिलकर या लड़कर बड़े राज्यों में बदलने लगे, जिन्हें जनपद कहा गया। जनपद? हाँ। अब ये सिर्फ कबीले नहीं थे, बल्कि एक निश्चित भूभाग वाले राज्य थे, टेरिटोरियल स्टेट्स। तो राजा अब ज्यादा ताकतवर हो गया। क्या राजपद अब वंशानुगत हो गया? मतलब राजा का बेटा राजा? हाँ, ज्यादातर जगहों पर राजपद अब वंशानुगत हो गया। राजा की शक्ति बहुत बढ़ गई। वो अब सिर्फ कबीले का मुखिया नहीं था, बल्कि जमीन का मालिक और प्रजा का शासक था। और अपनी शक्ति दिखाने के लिए वो अश्वमेध जैसे बड़े बड़े यज्ञ करवाते थे। अश्वमेध यज्ञ, हाँ। और उन सभाओं का क्या हुआ? सभा और समिति जो पहले राजा पर नियंत्रण रखती थी, उनका महत्व? वो बहुत कम हो गया। लगभग खत्म ही हो गया। खत्म हो गया। हाँ, राजा अब उनकी सलाह मानने को बाध्य नहीं था। राजतंत्र मजबूत हो गया। राजा की मदद के लिए अब बाकायदा अधिकारी होने लगे, जैसे सेनापति, सेनानी, मुख्य पुरोहित, गांव का मुखिया, ग्रामीणी, कर वसूलने वाले अधिकारी वगैरह वगैरह। एक पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बन गया। बिल्कुल। और टैक्स, वो बलि जो पहले स्वेच्छा से दी जाती थी, अब वो स्वैच्छिक भेंट नहीं रही। अब राजा नियमित रूप से कर वसूलने लगा, टैक्स। अच्छा, वो अनिवार्य हो गया। हाँ, ये कर अनाज की उपज का हिस्सा हो सकता था, पशु हो सकते थे, या दूसरी चीजों के रूप में होता था। और इसी टैक्स से राजा अपनी सेना और प्रशासन का खर्च चलाता था। तो मतलब राजनीति में भी वो कबीलाई लोकतंत्र या गणतंत्र जैसा जो माहौल था, वो खत्म होके राजतंत्र मजबूत हो गया। ठीक है, तो हमने दोनों कालों का अलग अलग देखा। अगर हम दोनों की तुलना करें एक साथ रख के, तो मुख्य अंतर क्या नजर आते हैं? एक निचोड़ क्या है अगर सार निकालें तो? देखिए, समाज में ऋग्वैदिक काल ज्यादा समतावादी था, लचीला था, महिलाओं का स्थान ऊंचा था, वर्ण व्यवस्था कर्माधारित थी। उत्तर वैदिक काल में समाज श्रेणीबद्ध हो गया, कठोर हो गया, पितृसत्ता हावी हुई, महिलाओं की स्थिति गिरी और वर्ण व्यवस्था जन्माधारित जाति व्यवस्था बन गई। बिल्कुल। अर्थव्यवस्था में ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था मुख्यतः पशुचारण पर आधारित थी। उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य आधार बन गई, लोहे का प्रयोग शुरू हुआ, व्यापार और शिल्प बढ़े। ठीक है। धर्म में ऋग्वैदिक धर्म सरल प्रकृति पूजा थी, यज्ञ सरल थे। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ बहुत जटिल और खर्चीले हो गए, कर्मकांड बढ़ गए, ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ा, लेकिन साथ ही उपनिषदों में गहरा दार्शनिक चिंतन भी उभरा, जिसने आत्मा, ब्रह्म, कर्म, मोक्ष जैसे विचारों पर जोर दिया। वो दोहराव। और राजनीति, ऋग्वैदिक राजनीति कबीलाई थी, राजन की शक्ति सभाओं द्वारा नियंत्रित थी। उत्तर वैदिक काल में बड़े राज्यों यानी जनपदों का उदय हुआ, राजपद वंशानुगत और बहुत शक्तिशाली हो गया और सभाओं का महत्व खत्म हो गया। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो लगभग 1000 साल के सफर में हम एक कबीलाई, पशुपालक, अपेक्षाकृत सरल और लचीले समाज से एक कृषि प्रधान, जटिल,
ज्यादा कठोर और राजतंत्र वाले समाज तक पहुंचते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये समझना ही शायद वैदिक युग के अध्ययन का सबसे बड़ा सबक है। ये बदलाव कितने गहरे थे। हाँ, ये बदलाव बहुत गहरे थे और इनका असर बाद के भारतीय इतिहास और समाज पर सदियों तक रहा, इसमें कोई शक नहीं। तो ये था हमारे स्रोत दस्तावेज वैदिक युग, समाज, राजनीति और धर्म के अंशों के आधार पर वैदिक युग का हमारा विश्लेषण। हमने देखा कि कैसे इस लंबी अवधि में लगभग 1000 साल में समाज, शासन और यहाँ तक कि सोच में कितने बुनियादी परिवर्तन आए। और यहाँ एक बात सोचने पर मजबूर करती है जाते जाते। हाँ, ये जो उत्तर वैदिक काल के अंत में उपनिषदों से विचार निकले थे, आत्मा, ब्रह्म, कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष, ये विचार सिर्फ दार्शनिक बहसों तक सीमित नहीं रहे। इन्होंने आगे चलकर भारत में जन्मे लगभग सभी धर्मों और जीवन जीने के तरीकों को गहराई से प्रभावित किया, चाहे वो हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो। ये जानना दिलचस्प है कि कैसे उस युग में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे जरूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को गहरा जरूर विचार है ये सब्सक्राइब सोचने करें। के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब इस तक के चर्चा में लिए शामिल होने के लिए नमस्कार। धन्यवाद।